बच्चों, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे चैप्टर 4 जनन स्वास्थ्य रिप्रोडक्टिव हेल्थ। जैसे कि आपको चैप्टर के नाम से ही पता चल रहा है, जनन स्वास्थ्य मतलब जनन अंगों से संबंधित स्वास्थ्य के बारे में चर्चा करेंगे हम कि उसमें किस प्रकार के रोग हो सकते हैं या और भी कई प्रकार की समस्याएं आ सकती हैं या उनसे संबंधित और भी कुछ टॉपिक्स हैं जिसके बारे में आज हम देखेंगे। इसमें 3-4 टॉपिक है, बहुत बड़ा टॉपिक तो नहीं है, ये बहुत बड़ा चैप्टर तो नहीं है ये। इनमें कुछ छोटी छोटी बातें, जैसे सबसे पहला पॉइंट जो है, हमें एनसीईआरटी के सारे पॉइंट्स को कवर करना है बच्चों। आप एनसीईआरटी में के बुक में जो भी टॉपिक दिया हुआ है उसको बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे पढ़ना। पहला जो उसमें दिया हुआ है, समस्या एवं कार्य नीति, ठीक है। इसको मैं बहुत डिटेल में नहीं बता रही हूँ क्योंकि इसको आप पढ़ सकते हैं बुक से। समस्या और कार्य नीति में आप पढ़ेंगे कि किस प्रकार से हमारे देश में जनसंख्या से रिलेटेड समस्या थी, जनन स्वास्थ्य को लेकर के बिल्कुल जागरूकता नहीं रहती थी। उसको देखते हुए भारत सरकार ने 1991 में कैसे परिवार नियोजन कार्यक्रम की शुरुआत की, फिर उसमें और भी बहुत से कार्यक्रम जुड़ते चले गए और वो अभी जनन एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के नाम से बहुत ही प्रसिद्ध है। और भी ऐसे बहुत सारे कार्यक्रम सरकारी और गैर सरकारी संगठन भी जुड़ करके हमारे देश में, गांव में, शहरों में, लोगों में, समाज में जागरूकता लाने के लिए बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम चलाते हैं जिससे हमारे देश में लोगों को जनन स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता हो। न कि केवल जनन स्वास्थ्य बल्कि विवाह से संबंधित जो उम्र होती है समाज में लेकर के कई जो धारणाएं हैं उसके विरुद्ध भी उसके विरुद्ध लोगों को जागरूक करना, और भी जैसे ऋतुस्राव से संबंधित जानकारी देना, प्रसव से संबंधित जानकारी देना, गर्भपात से संबंधित, गर्भधारण से संबंधित बहुत सारी ऐसी जानकारियां हैं जो समाज में सरकारी और गैर सरकारी संगठनों के द्वारा यह प्रदान की जाती है। और इसके अंतर्गत आपको समस्या और कार्य नीति टॉपिक के अंतर्गत आपको ये सारी चीजें पढ़ना है। फिर जो दूसरा जो टॉपिक है थोड़ा सा, वो है जनसंख्या। जनसंख्या में भी आपको ये बताना है कि किस प्रकार से हमारे देश में जनसंख्या की लगातार वृद्धि होने के बाद में जाहिर सी बात है कि उसमें संसाधनों का में कमी आती है, लोगों की संख्या बढ़ती है, लोगों के दैनिक दिनचर्या की गुणवत्ताओं में कमी आती क्योंकि संसाधन कम होते जाते हैं और लोगों का उपभोग बढ़ते जाता है। तो इसका भी एक छोटा सा पॉइंट वहाँ पर दिया गया है। और जनसंख्या बढ़ता कैसे है जनन से, तो हम जनसंख्या को रोकने के लिए किस प्रकार से जन्म नियंत्रण की विधियों को हम अपनाते हैं वो भी चीज हम देखेंगे। तो यहाँ पर कुछ चीजों को आपको जानकारी में रखना है। जैसे परिवार नियोजन कार्यक्रम 1951 में शुरू हुआ, एक छोटी सी बात कभी कभी प्रश्न में पूछ दिया जाता है। दूसरा कि भारत की जनसंख्या पहले जब हमारा देश आजाद हुआ था तब केवल 30 करोड़ की संख्या थी, 35 करोड़ की जनसंख्या थी, और आज आप जानते हैं लगभग 135 करोड़ हो चुकी है। तो इस प्रकार से कुछ डाटा जो है, कुछ संख्या जो है, सन वगैरह, उसको आपको ध्यान में रखना है। कार्यक्रम के नाम ध्यान में रखना है जो सरकार ने लागू किए होते हैं। यहाँ पर एक छोटा सा पॉइंट वहाँ पर है कि समाज में लिंग निर्धारण, लिंग जांच हेतु एक जो शब्द आता है वह है एमनियोसेंटेसिस। एमनियोसेंटेसिस, ये जो एमनियोसेंटेसिस है क्या, यह एक प्रकार की प्रक्रिया है जो मेडिकल टर्म्स में होता है। इनके द्वारा किसी भी भ्रूण का जो माँ के गर्भ में है उनके लिंग की जांच की जाती है। क्योंकि यह विधि तब अपनाई जाती थी जब मान लीजिए बच्चे को कोई घातक रोग जैसे हीमोफीलिया है, सिकल सेल एनीमिया है, और भी कुछ ऐसे घातक रोगों की संभावना जेनेटिकली अगर रहता है कि हो सकता है उसकी संभावना, उस स्थिति में डॉक्टर एडवाइस करते हैं कि
कुछ भ्रूण के तरल द्रव की जो जांच की जाए और पता चल जाता है रोगों के बारे में। लेकिन समाज में इसका दुरुपयोग होने लगा। लोग भ्रूण की लिंग की जांच कराने लगे कि वो मेल है कि फीमेल है। और आप सब जानते हैं कि जब लड़की है करके जब पता चलता है तो उसका गर्भपात करा दिया जाता था। इन सब को देखते हुए सरकार ने इस पर रोक लगा दी है, इस पर रोक लगा दिया गया है ताकि लोग इसका जांच ना कर सके। और फिर ऐसी संस्थाओं में एम्नियोसेंटेसिस की जांच पर, भ्रूण के लिंग की जांच पर रोक लगा दी गई। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा देखेंगे एम्नियोसेंटेसिस क्या है। ये कभी कभी प्रश्न पूछा जाता है। तो एम्नियोसेंटेसिस क्या है? ये आप जानते हैं कि गर्भाशय में जो गर्भाशय के अंदर में जब भ्रूण विकसित होता है, तो यहाँ पर जब भ्रूण विकसित होता है, हम जानते हैं कि भ्रूण जो होता है वह एक थैले में बंद रहता है और ये अम्बिलिकल कार्ड नाभि रज्जु के द्वारा ये प्लेसेंटा से जुड़ा रहता है। और ये जो तरल एम्नियोटिक थैली रहती है और ये भ्रूण है, मान लीजिए ये भ्रूण ये पूरे एक तरल द्रव में तैरते रहता है। और इस तरल द्रव को हम क्या कहते हैं? एम्नियोटिक द्रव। एम्नियोटिक द्रव है। और ये क्या है? भ्रूण, जो अंदर भ्रूण विकसित हो रहा है, भ्रूण और ये थैले में। तो एम्नियोसेंटेसिस में होता क्या है? भ्रूण के एक्चुअल में ये जो तरल द्रव है इसको सिरिंज की सहायता से बाहर निकाला जाता है। बहुत सावधानी से डॉक्टर्स इस तरल द्रव को सिरिंज की सहायता से यहाँ से बाहर निकालते हैं, इस द्रव को, और बड़ी सावधानी से ताकि भ्रूण को चोट ना पहुंचे। अब इस द्रव को क्यों निकालते हैं बाहर? क्योंकि ये भ्रूण जो है वो जाइगोट से विकसित हुआ है। उस जाइगोट की, युग्मनज की कुछ कोशिकाएं इस तरल द्रव में रहती हैं। तो उस तरल द्रव में जाइगोट की कोशिकाओं को निकाल करके अध्ययन किया जाता है कि उस जो विकसित हो रहे भ्रूण में किसी प्रकार के रोग की संभावना तो नहीं है। और उसी दौरान हम लिंग का भी पता लगाया जा सकता है एक्स और वाई क्रोमोसोम की उपस्थिति के द्वारा। तो रोगों के साथ साथ लोग इस एम्नियोसेंटेसिस का उपयोग लिंग जांच करने हेतु प्रयोग करने लगे। और फिर भारत सरकार ने इस पर अभी कानूनी रोक लगा दी है ताकि लोग इसका दुरुपयोग ना कर सकें। तो आपको इतना जानना है कि एम्नियोसेंटेसिस में होता क्या है। एम्नियोसेंटेसिस के द्वारा हम ये जो भ्रूण इस एम्नियोटिक द्रव में जो तैर रहा है इस थैले के अंदर, इस एम्नियोटिक द्रव को बाहर निकाल करके, सिरिंज के द्वारा बाहर निकाल करके उस द्रव के द्वारा भ्रूण के लिंग की जांच की जाती है। और उस द्रव में क्या रहता है? जाइगोट की कुछ कोशिकाएं वहां पर रहती हैं और उन कोशिकाओं के अध्ययन के द्वारा हम पता कर सकते हैं कि होने वाला ये जो भ्रूण है, होने वाला जो शिशु है, उसका लिंग क्या है, वह मेल है या फीमेल है। तो एम्नियोसेंटेसिस ये होता है। ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे जन्म नियंत्रण। अभी हमने कहा जनसंख्या लगातार बढ़ती रहती है। जनसंख्या के लगातार बढ़ने से क्या होता है? बहुत ज्यादा संसाधनों में कमी आती है। संसाधनों का उपभोग होने से लोगों में संसाधनों की भी कमी आएगी, लोगों को अच्छे से बेरोजगारी की दर बढ़ेगी। तो इस प्रकार गरीबी बढ़ेगी। और इन सब को रोकने के लिए, जनसंख्या को रोकने के लिए जो सबसे पहला उपाय है वह है जन्म नियंत्रण, बर्थ कंट्रोल। ये जो बर्थ कंट्रोल हम करेंगे तभी हम जन्म नियंत्रण कर सकते हैं।
इसके लिए सरकार ने समय समय पर बहुत सारी योजनाएं भी लाई, जिसमें हम दो हमारे दो का नारा भी बहुत प्रसिद्ध है कि एक परिवार में दो संतान ही उत्पन्न हो, जिससे एक परिवार छोटा परिवार रहे, ज्यादा संतान उत्पन्न ना हो, जिससे जनसंख्या में वृद्धि ना हो। तो जन्म नियंत्रण के लिए कौन कौन सी विधियां अपनाई जाती हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। जन्म नियंत्रण के लिए दो विधियां हैं। एक है प्राकृतिक विधि, पहला है प्राकृतिक विधि। प्राकृतिक विधि में आपको 3 प्रकार की विधियां हैं। पहला है आवधिक संयम, आवधिक संयम ये बुक में दिया हुआ है। इसमें बाह्य, सेकंड है बाह्य स्खलन, और तीसरा है अनार्तव, स्तनपान। अनार्तव स्तनपान या स्तनपान अनार्तव लिखेंगे हम इसको, स्तनपान अनार्तव। ये तीनों को आप देखेंगे शॉर्ट में, तो इसमें आवधिक संयम के अंतर्गत बताया गया है कि किस प्रकार लैंगिक संबंध के समय में, दिनों में किस प्रकार संयम बरतने से जन्म नियंत्रण की दर में कमी आ सकती है। बाह्य स्खलन में किस प्रकार से जो सीमेन है, जो वीर्य है, उसको ऑर्गन से बाहर निकालने से, स्खलित करने से भी जन्म नियंत्रण की से हम नियंत्रण कर सकते हैं। स्तनपान अनार्तव में भी आप बुक में पढ़ेंगे तो आप उसमें देखिएगा कि एक माँ के द्वारा बच्चे को स्तनपान कराने के द्वारा कुछ समय तक बर्थ कंट्रोल रोका जा सकता है। हालांकि इसमें से बहुत सारी विधियां जो होती है कभी कभी कारगर उपाय नहीं हो, कारगर साबित नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी ये प्राकृतिक विधियां हैं जिसके अंतर्गत जन्म नियंत्रण को कंट्रोल किसी हद तक किया जा सकता है। उसके बाद दूसरा हम देखेंगे कृत्रिम विधि। कृत्रिम विधि के अंतर्गत हम ये पढ़ेंगे कि हम किस प्रकार मेडिकल टेक्नोलॉजी की सहायता से बर्थ कंट्रोल को, जन्म नियंत्रण को रोक सकते हैं, और इसमें कुछ विधियों को हम देखेंगे। तो पहला जो विधि है इसके अंतर्गत वह है रोध या बैरियर। बैरियर विधि के लिए कुछ युक्तियां प्रयोग में लाई जाती है, कुछ उपकरण प्रयोग में लिए जाते हैं। जैसे इसका आप उदाहरण ध्यान में रखेंगे, डायाफ्राम, गर्भाशय ग्रीवा टोपी, गर्भाशय ग्रीवा टोपी, और भी कंडोम्स हैं। तो ये बैरियर विधि के अंतर्गत आते हैं। ये युक्तियां अपनाई जाती हैं ताकि जो युग्मक है वो आपस में ना मिल सके। सेकेंड जो विधि है बैरियर विधि के बाद में, वो है IUCD। हिंदी में हम इसे कहेंगे अंतःगर्भाशयी युक्ति, इंट्रा यूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस, इंट्रा यूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस, अंतःगर्भाशयी युक्ति। तो ये जो अंतःगर्भाशयी युक्ति है ना, गर्भाशय के अंदर कुछ ऐसे युक्तियों को रखा जाता है जिसके द्वारा युग्मकों को मिलने से रोका जा सके। तो IUCD के अंतर्गत हम 3 प्रकार के IUD देखते हैं। 3 प्रकार के IUD होते हैं। पहला जो होता है वो है औषधि रहित, औषधि रहित IUD। औषधि रहित IUD का उदाहरण है लिपेस लूप। लिपेस लूप एक प्रकार का IUD है जिसमें किसी भी प्रकार की औषधि नहीं होती,
और इसका एक उदाहरण है। दूसरा जो होता है तांबा मोचक, तांबा मोचक आईयूडी। तांबा मोचक आईयूडी के उदाहरण में आपका कॉपर टी, कॉपर टी एक प्रकार का आईयूडी है। कॉपर 7 ये भी एक तांबा मोचक आईयूडी है। और है मल्टीलोड 375, मल्टीलोड 375 कॉपर टी। ठीक है, तांबा मोचक आईयूडी, इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस, कॉपर टी, कॉपर 7, मल्टीलोड 375 कॉपर टी। ये तांबा मोचक आईयूडी क्या काम करता है? ये टी के आकार का एक उपकरण रहता है जो कॉपर से बना रहता है, और ये जब स्त्री के गर्भाशय में इसको रखा जाता है तब ये तांबा रिलीज करता है, कॉपर रिलीज करता है। ठीक है, और ये जो कॉपर जब गर्भाशय में रखा जाता है तो ये कॉपर रिलीज होता है, वो क्या करता है, जब स्पर्म आता है तब ये कॉपर उस स्पर्म को डीएक्टिवेट कर देता है, अक्रियाशील कर देता है, मतलब उसको क्रियाशील रहने नहीं देता है। तो इसके लिए ये तांबा मोचक का कॉपर टी काम में लाया जाता है। और स्पर्म क्रियाशील नहीं होगा तो आगे मूवमेंट नहीं कर पाएगा और फिर निषेचन की संभावना कम हो जाती है। जो तीसरा आईयूडी है वो है हार्मोन मोचक आईयूडी, हार्मोन रिलीज करता है। हार्मोन मोचक आईयूडी, हार्मोन मोचक आईयूडी में आपका उदाहरण है प्रोटेस्टासट, प्रोटेस्टासट, प्रोटेस्टासट एक प्रकार का हार्मोन मोचक आईयूडी रहता है। और है एक LNG-20, LNG-20। तो ये भी हार्मोन मोचक आईयूडी क्या काम करेगा, ये भी हार्मोन रिलीज करेगा जो कि गर्भाशय में जो वहाँ का जो ग्रीवा का एरिया है, गर्भाशय ग्रीवा, उसको स्पर्म विरोधी बनाएगा, शुक्राणु विरोधी, यानी शुक्राणु के अनुकूल नहीं रखता है, ताकि शुक्राणु जब वहां प्रवेश करे तो वो क्रियाहीन हो जाए, क्रियाशील ना रहे और इस प्रकार वो आगे ना बढ़ पाए। तो ये भी वही कार्य करता है हार्मोन मोचक आईयूडी। तो ये तीनों प्रकार के औषधि रहित आईयूडी, तांबा मोचक आईयूडी और हार्मोन मोचक आईयूडी, ये तीनों IUCD के अंतर्गत आते हैं, अंतःगर्भाशयी युक्ति के अंतर्गत आते हैं। आपको फुल फॉर्म भी ध्यान में रखना है, अभी आगे भी कुछ टर्म्स ऐसे आएंगे जिसके फुल फॉर्म आपको नोट करके रखना है अलग से, क्योंकि एग्जाम में एक न एक 2 नंबर का एक प्रश्न जरूर पूछा जाता है फुल फॉर्म में। तो यहाँ पर IUCD हमने देखा, इंट्रायूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस, और अगर केवल IUD रहेगा तब आपको क्या कहना है, इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस। तो इस प्रकार से पहला रोध विधि, दूसरा IUCD विधि, तीसरा जो विधि है वह है पिल्स। फर्स्ट प्राकृतिक विधि, सेकंड कृत्रिम विधि। यहाँ पर रोध कृत्रिम विधि के अंतर्गत पहला रोध, दूसरा IUCD और तीसरा क्या है, पिल्स या गोलियां। गोलियां भी जन्म बर्थ कंट्रोल में काम आती है और इन गोलियों में क्या रहता है, हार्मोन्स की गोलियां रहती हैं। ये इसमें प्रोजेस्टेरॉन की गोलियां रहेंगी या प्रोजेस्टेरॉन प्लस एस्ट्रोजन, दोनों को मिक्स वाली, दोनों प्रकार की रहती हैं, या तो ओनली प्रोजेस्टेरॉन टैबलेट्स या प्रोजेस्टेरॉन प्लस एस्ट्रोजन की टैबलेट्स। तो ये सब पिल्स में रहती हैं और ये क्या करती हैं, ये पिल्स को खाने से 2-3 प्रकार के कार्य होते हैं। फर्स्ट तो ये कि स्पर्म के जो प्रवेश है, एंट्री है, उसको या तो खत्म कर देंगे या स्लो कर देते हैं, धीमा कर देते हैं। स्पर्म की एंट्री को स्लो कर देते हैं या धीमा कर देते हैं। और ये करते हैं कि ये ओव्यूलेशन के
जो इम्प्लांटेशन है ये ओव्यूलेशन को भी धीमा कर कम कर देता है। इम्प्लांटेशन यानी कि गर्भाशय में जो भ्रूण रोपण का जो वातावरण रहता है गर्भाशय में, उस चीज को दबा देता है, यानी गर्भधारण की क्षमता को बदल देता है, कम कर देता है। और एक और चीज करता है कि ये सर्विक्स यानी गर्भाशय ग्रीवा, वहां की जो श्लेष्मा है उसकी गुणता, उसकी क्वालिटी को भी बदल देता है। और गर्भाशय ग्रीवा में जो श्लेष्मा की क्वालिटी जब बदल जाएगी तब स्पर्म क्या करेगा, आसानी से वहां एंट्री नहीं कर पाएगा। तो इस प्रकार से 2-3 कार्य होता है पिल्स के द्वारा। आपके बुक्स में नाम भी दिया हुआ है, क्वेश्चन में पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में पिल्स के बारे में। मालाडी, सहेली, ये सब टैबलेट्स जन्म नियंत्रण के लिए प्रयुक्त की जाने वाली टैबलेट्स होती हैं। तो इसके बारे में आपको जानकारी रखना है। इसके बाद तो ये कृत्रिम विधि में हमारा रोध, IUCD और पिल्स। चौथा जो हम विधि देखेंगे वो है शल्य क्रिया विधि। शल्य क्रिया विधि हम देखेंगे। शल्य क्रिया में बच्चों आपको 2 मेन विधि पढ़ना है। पहला है वैसेक्टमी और दूसरा है ट्यूबेक्टमी। वैसेक्टमी सामान्य भाषा में हम इसको पुरुष नसबंदी कहते हैं, ट्यूबेक्टमी को हम सामान्य भाषा में महिला नसबंदी कहते हैं। ठीक है, तो ये नसबंदी वाला जो कार्यक्रम होता है वो इसके तहत ये वैसेक्टमी और ट्यूबेक्टमी किया जाता है। तो वैसेक्टमी में क्या होता है, वैसेक्टमी में आपको याद होगा ये जो नर जनन तंत्र है, नर जनन तंत्र में आपको पता होगा ये आपका यूरिनरी ब्लैडर है और यहाँ पर टेस्टिस रहता है, वृषण, ये स्क्रोटम, और टेस्टिस से वॉस डिफरेंस निकलता है। वॉस डिफरेंस इधर जाकर के सेमिनल वेसिकल्स, प्रोस्टेट ग्लैंड, है ना, ये सब जुड़ा रहता है। तो ये डिटेल में नहीं बताऊंगी, आप ये जानिए कि वैसेक्टमी में टेस्टिस से निकली हुई जो शुक्र वाहिका है जिसको हम वॉस डिफरेंस कहते हैं, इस वॉस डिफरेंस को कट करके यहाँ पर गांठ बांध दिया जाता है। वॉस डिफरेंस को कट करके गांठ बांध दिया जाता है। इससे क्या होता है, यहाँ जो कि शुक्राणु या स्पर्म टेस्टिस से बनता है तो वो ये स्पर्म यहाँ से मूव करके आगे नहीं जा पाता है। तो ये वैसेक्टमी की प्रक्रिया में ये बताया जाता है। ठीक है, ट्यूबेक्टमी में भी सेम ऐसी होगा, लेकिन वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में होता है। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में आपको पता है इस प्रकार से ये आपका फैलोपियन नलिका है, ये गर्भाशय। अब ये जो फैलोपियन नलिका है ये फिम्बरी है, यहाँ पर ओवरी रहता है और ये ओवरी से अंडाशय फिम्बरी के अंदर जाता है और यहाँ से फिर आगे की ओर बढ़ता है, निषेचन की क्रिया होती है। लेकिन ट्यूबेक्टमी में क्या किया जाता है, इस फैलोपियन ट्यूब को ही, नलिका को ही काट करके गांठ बांध दिया जाता है। इससे क्या होगा, ओव्यूल जो होते हैं, ओवम जो होते हैं वो आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो इस प्रकार से ट्यूबेक्टमी में फैलोपियन नलिका को काट के बांध दिया जाता है और वैसेक्टमी में वॉस डिफरेंस को काट के बांध दिया जाता है। इस प्रकार विधि, शल्य क्रिया विधि के द्वारा जन्म नियंत्रण को कंट्रोल कर सकते हैं हम।